निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्यों में भागीदारी प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में विधिवेत्ता के रूप में एक पांचवें सदस्य शामिल किया गया। इसके द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान हुई? निम्नलिखित में इसका आंसर होगा बी का आंसर इसका होगा बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया। इसके तहत परिषदों के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई। मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का एक प्रमुख विशेषता थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का एक प्रमुख विशेषता थी। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी। तब बी होगा तो इसका उत्तर बी, यानी पहला के ए के दूसरा यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में किया गया। बी के पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विनिमय अधिनियम 1773 के द्वारा किया गया। सी के तीसरा ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया। डी के चौथा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया गया। एक में क्या कहता है? विनिमय अधिनियम 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक
क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यों का नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। तीसरा में क्या कहता है, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। चौथा, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई जो लॉर्ड मैकाले थे। आ जाइए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में क्या कहता है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध के नाम 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 7वां क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई। गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची में किया गया। अभिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा और आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय क्या कहता है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान है किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं किया जा सका क्योंकि देशी रियासतों
ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। देशी रियासतें इसमें से शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्या कहता है इसमें, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 को धारा 42 के से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में के अंतर्गत दी गई है। क्या कहता है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्य की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अभीष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 का विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करने आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर है डी। तो डी का उत्तर होगा 1 के 3। 1 के 3 है। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था। अब बी के हो गया 5वां। बी के 5वां, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। और हो गया तीसरा के सी के समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। 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 अब आ जाइए, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ के अधिक शक्ति निहित है। संघ का अधिक शक्ति निहित है किसमें? कनाडा से लिया गया था। कनाडा से लिया गया था। डी के दूसरा कनाडा से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को कार्यपालिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन
प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की कल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। आ जाइए अब 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अब आ जाइए इसका डिटेल्स देखते हैं क्या कहता है। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था और परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है। लिखित संविधान, स्वतंत्र कार्यपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्परीक्षण की शक्ति, राज्य को अपने पृथक संविधान उपस्थिति आदि। 14 में आ जाइए क्या कहता है। 14 में भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान में ग्रहण की गई है? किस देश की संविधान से ग्रहण की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जा सकता है। प्राकृतिक अपरिहार्य अधिकार भी कहा जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। क्या बॉम्बे प्रेसिडेंसी से B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना सदस्यीय क्षेत्र से उपचुनाव निर्वाचित हुए थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हो गया था 1891 और मृत्यु 1956 में। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। क्या कहता है इसमें डिस्क्रिप्शन में? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को
किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य, जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल हुए थे, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्ण अंतरिम सरकार के सदस्य में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है? भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्य ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है? संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की है? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की है। क्या? संविधान सभा के तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देशिका प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की कल्पना की गई थी, जिसमें सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब आइए सूची 1 तथा को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। क्या कहता है इसमें? कूट में इसका उत्तर होगा बी। क्या कहता है? बी में, यानी कि 1 के चौथा क्या कहता है? 1 के चौथा में संविधान सभा के पहले अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अब आ जाइए दूसरा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी इसका एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। के.एम. मुंशी थे। आज ये सी के क्या कहता है? सी के राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा का सदस्य था कौन? पहला बीटी कृष्णामाचार्य, बीटी कृष्णामाचार्य। अब आ जाइए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य B.T. कृष्णमाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन का आयोजन किए गए थे? 11 अधिवेशन का। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिनों का आयोजित किया गया था। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपये खर्च हुए थे। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपये खर्च हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि सदस्य सभा के लिए चुना गया था तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार B.N. राव थे। B.N. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव B.N. राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1952 में प्रतिनिधित्व भी किया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? सी के 1 और 3। एक थे N. गोपालास्वामी अय्यर और थे 3 कौन? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। N. गोपालास्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। क्या कहा जाता? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। इस प्रकार N. गोपालास्वामी अय्यर दूसरा, K.M. मुंशी तीसरा, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर चौथा, सैयद मोहम्मद सदुल्ला पाँचवा, B.N. मित्रा उन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। तत्पश्चात N. माधव राव ने पद संभाला था। छठा, D.P. खेतान उनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद T.T. कृष्णमाचारी ने संभाली थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? संविधान सभा के 26
संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्ममार्पित किया गया। संविधान के प्रारूपों पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधानों इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधित प्रणाली। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है? किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? वर्ष 1950 में जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जन गण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसका अध्यक्ष बिशन नारायण धर ने की थी। सॉरी। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अलादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। आ जाइए 26वां क्वेश्चन, क्या कहता है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्या कहता है इसका डिस्क्रिप्शन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्पना किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो सुधार होगा हम कर सकेंगे, आप कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।